नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इतिहास वाली जो सीरीज चल रही है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। और इतिहास में भी हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, जिसमें हमने हड़प्पा की खोज, और जैसे 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के तट पे। और उसके आगे हमने जाने की हड़प्पा सभ्यता के जो नामकरण थे उनके बारे में, और उसके आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा से क्या साक्ष्य मिले, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे हमारा हड़प्पा। फिर हम साक्ष्यों की कुछ बात कर रहे थे, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। साक्ष्यों में यहाँ हो जाएगा ये, क्योंकि रावी नदी के तट पे स्थित था ये, मान लीजिए रावी नदी थी, तो यहाँ पे फिर प्रशासनिक कुछ वो स्थल भी मिले, यहाँ प्रशासनिक आवास वगैरह थे। कुछ श्रमिक आवास के भी साक्ष्य मिले, तो वहाँ श्रमिक रहते थे, क्योंकि नदी किनारे थे तो वहाँ श्रमिक काम करते थे, और फिर वहाँ नदी किनारे अपने आवास बना के वहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ नदी के आसपास ही क्या विकसित हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो विद्यमान हुई, मतलब ये जो यहाँ पे फली फूली विद्यमान थी। फिर आगे यहाँ एक सबूतरा मिला है, सबूतरे के साक्ष्य मिले, और जहाँ मतलब अनाज बिखरा हुआ था या अन्न के या जो धान के दाने मिले, जिससे ये पता चलता था कि यहाँ पे महिलाएं बैठ के सामूहिक रूप से क्या अनाज की वो साफ सफाई करती थी, जिसकी वजह से दाने यहाँ गिरे या ऐसे कुछ साक्ष्य मिले। फिर यहाँ पे कुछ है कि जो उनके घर थे वो मुख्य सड़क के, उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क के इधर, जैसे मान लीजिए ये तो मेन सड़क है, हाईवे, और ये गली है, तो गली के दोनों तरफ यहाँ दरवाजे खुलते थे, ये यहाँ मान सकते हैं हम। और यहाँ एक गली हो जाएगी तो दरवाजे इधर खुलते थे। और ये जो ऐसे मतलब ग्रिड पैटर्न पे थे, ये तो मैन हाईवे से जुड़ी हुई थी, तो इस प्रकार से ग्रिड पैटर्न में सड़कें बनी हुई थी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, जिसे सेस बोर्ड पद्धति या ग्रिड पैटर्न भी कहा जाता है। इस प्रकार की ये बनी हुई थी। और तो इसी प्रकार हम आज इसमें हड़प्पा के कुछ साक्ष्य वो लिखेंगे। फिर इसके आगे हम लिख सकते हैं कि ऋग्वेद में जो है हड़प्पा के लिए जो शब्द बना था, या हड़प्पा का जो शब्द उल्लेख में आया था हरियूपिया था, हरियूपिया। तो हरियूपिया शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए, ऋग्वेद में, तो देख सकते हैं ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए क्या शब्द उल्लेख में था, हरियूपिया कहा जाता था। और गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हड़प्पा से, ये भी लिख सकते हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। और हड़प्पा से हम जो है उत्तम किस्म के जो मिले वो बनावली से मिले। भाई गेहूं और जौ के साक्ष्य तो हड़प्पा से मिल गए, लेकिन उत्तम क्वालिटी के या जो उच्च क्वालिटी के उत्तम किस्म के वो मेरे बनावली। हरियाणा से। ऐसे जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम साथ में नोट कर रहे हैं, जैसे हालांकि हम बनावली में पढ़ेंगे ये, या जो हरियाणा के जो मतलब जो उत्खनन नगर है उनके बारे में पढ़ेंगे, तब उस समय पढ़ेंगे। लेकिन अब जैसे गेहूं का उल्लेख आया, वहाँ पे पता चला कि उत्तम किस्म की जो या गेहूं जो का उल्लेख आया, इसलिए हमने हड़प्पा में मिले, तो साथ ही लिख दिया उत्तम किस्म की जो है वो बनावली हरियाणा से मिली थी। फिर बताया अभी मकानों के दरवाजे हैं आमने सामने खुलते थे, मकानों के जो दरवाजे थे वो हम ये कह सकते आमने सामने खुलते, मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे, मतलब आमने सामने खुलते थे। और ये भी कह सकते हैं कि दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, आमने सामने गलियों में खुलते, ये भी लिखते आमने सामने गलियों में खुलते थे। लेकिन एक नगर और था जहां पे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोथल एकमात्र ऐसा नगर था, लोथल संपूर्ण सिंधु सभ्यता या संपूर्ण जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, यानी कि इन सबसे
वो अलग हो गया, मुख्य सड़क पर खुलते हैं। इनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। और हम जैसे साक्ष्यों में देख सकते हैं कि जो धोलावीरा जो नगर था, वैसे सामान्य हर जो नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। और ये जो धोलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित था। तो धोलावीरा जो नगर था वो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि सामान्य जब से पूरे जो नगर थे वो 2 भागों में थे और धोलावीरा था वो 3 भागों में बटा हुआ था। या फिर प्रथम बार जो गेहूं और या जौ के साक्ष्य मिले वो हड़प्पा से मिले, तो ये वहां से क्वेश्चन बन सकता है। उत्तम किस्म के अगर जौ के बारे में पूछा जाता है तो बनावली से मिले। तो ये जो हड़प्पा से या जो खास करके साक्ष्य इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर आते हैं हड़प्पा के अनागार। हड़प्पा के हम कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में ग्रेनरी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि स के जोड़े में 2 अनागार, मतलब कुल 12 अनागार मिले। और ये है जो हड़प्पा के सबसे बड़े अनागार है, सबसे बड़े। ये हड़प्पा के सबसे बड़े हैं, लेकिन पूरी जो सिंधु घाटी की संपत्ति है, हम ये कह सकते हैं संपूर्ण सिंधु सभ्यता का ये दूसरी सबसे बड़ी इमारतें हैं या साक्ष्य हैं। तो सबसे बड़े ये तो हड़प्पा के सबसे बड़े हो गए। और संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात करें, संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत कह सकते हैं हम। फिर अगर दूसरी सबसे बड़ी इमारत ये है तो हम सीधा जाहिर से क्वेश्चन बन जाता है, तो पहले कौन सी, तो मैं भी देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा लोथल का गोदीवाड़ा, यानी कि डॉकयार्ड। और जैसे बंदरगाह भी कह सकते हैं, कहते हैं कि ये गुजरात में उस प्रकार विकसित था कि ये बंदरगाह जैसा बना हुआ था। वहाँ श्रमिकों के आवास बने हुए थे, तो नाविक थे उनके रहने के लिए आवास बने हुए थे, नाव के साक्ष्य मिले। और इस प्रकार से तो जो लोथल का गोदीवाड़ा है वो संपूर्ण सिंधुकालीन सबसे बड़ी जो इमारतें हैं या साक्ष्य हैं जो वो है, लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ी इमारत है। उसके बाद दूसरा है जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत हम कह सकते हैं जो है हड़प्पा के अनागार है। और इसके आगे हम देखें तो सर्वाधिक अभिलेख जो मोहरें हैं, अभिलेख युक्त जो मोहरें मिली हैं वो हड़प्पा से मिली है, जबकि सबसे ज्यादा मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब इसमें भी यही कि सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ लिख सकते हैं सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरें ये तो मेरी हड़प्पा से। और हम अगर सीधा यही पूछें सबसे ज्यादा मोहरें, सबसे ज्यादा खाली मोहरें, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ये भी अपने आप में 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा समझ के क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम थोड़ा ध्यान से पढ़ के आंसर देना पड़ेगा हिसाब से कि भाई सबसे ज्यादा जो मोहरें हैं वो तो मिली है मोहनजोदड़ो से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहरें जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो हड़प्पा से मिली है। फिर ये मोहरें 3 प्रकार की हुआ करती थी। तो ये मोहरें हो गई, मोहरों का प्रकार हम लिख सकते हैं प्रकार। तो ये 3 प्रकार की थी। पहले थी आयताकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी थी वर्गाकार। और जो सबसे ज्यादा मोहरें मिली वो मिली है वर्गाकार। तो हमने इसका कह सकते हैं सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा पाई गई वो ये थी। फिर ये कह सकते हैं कि जो ये मोहरें बनी हुई थी वो उसका निर्माण किससे हुआ था, तो ये भी कह सकते हैं मोहरों का निर्माण, या हम निर्माण लिख सकते हैं। तो ये निर्माण हुआ था सैलखड़ी, जिसे स्टेटलाइन भी कह सकते हैं, स्टेटाइट कह सकते हैं हम जिसे। कहीं अगर पूछ ले जाए स्टेटाइट ही केवल तो वो सैलखड़ी होती हैं।
और फिर कैल्शियम की सांधी की बनी होती थी ये भी, या कैल्साइट कह सकते हैं, सॉरी, कैल्साइट और सांधी। तो मुख्यतः सेल कड़ी या स्टेटाइट की थी, और फिर कैल्साइट या सांधी की भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली थी वो किसकी बनी हुई थी, ऑप्शन में एक जैसे कैल्साइट दिखाई देता है तो हमें राइट करना है, सेल कड़ी या स्टेटाइट दिखाई देता है, सांधी दिखाई देता है, राइट करना है। इन तीन ऑप्शन के अलावा देता जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है तो वो अपने अलग हो जाएगा। फिर इस प्रकार आज हमारा जो ये हड़प्पा है यहाँ क्लियर हो गया था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर हड़प्पा था वो हमारा यहाँ क्लियर हो गया। ये हमने आज तक पढ़ लिया इसको। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य थे वो हमने पढ़े, वो शायद मौर्य से संबंधित हो या जो और गेहूं के जो साक्ष्य थे उसके बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम आगे पढ़ेंगे आज मोहनजोदड़ो। तो और दूसरा नगर हम यहाँ देख सकते हैं मोहन, कहीं कहीं हम इसको मोहनजोदड़ो देखा भी देखते हैं, मोहन जो दाड़ो। हालांकि इसमें एक मूवी भी बनी हुई है, फिल्म बनी हुई है मोहनजोदड़ो, जो वो देखने से हमें थोड़ा बहुत वहाँ की जानकारी मिल सकती है कि उस समय की व्यवस्था या लोग कैसे थे, कि वो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी और मोहनजोदड़ो शहर किस प्रकार विकसित था। तो वहाँ की जो व्यवस्था है, सामान्य सामाजिक जीवन, आर्थिक राजनीतिक जीवन, उसके बाजार वगैरह के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत वो मूवी देख सकते हैं, चीज़ें कुछ आसान हो जाएगी हमारा पढ़ने के लिए। फिर मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। फिर आती है खोज 1922 में, राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, और राखलदास बनर्जी ने उनकी खोज की थी 1922 में। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में, जबकि हड़प्पा था हमारे पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, और ये हो गया सिंध प्रांत लड़काना में, और नदी हो गई सिंधु। तो हम ये कह सकते हैं सिंधु नदी के तट पर, और सिंधु नदी का तट भी ये दाहिना तट कह सकते हैं, दाहिना या तट, दाहिना, क्योंकि हमने जब हड़प्पा पढ़ा था तो हमने जैसे ये हमने नदी बनाई थी, ऐसे नदी के बाईं तरफ हमने देखा क्या नगर विकसित था, या सड़कें बनी हुई थी, या प्रशासनिक आवास बने हुए थे, श्रमिक आवास बने हुए थे, और जो एक व्यवस्था थी वो अपने बाईं तरफ देखी। ये मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के दाईं तरफ विकसित था या वहाँ स्थित था। और इसके आगे हमें ये हमने मोहनजोदड़ो के बारे में ये देख लिया कि भाई इसकी खोज या ये कहाँ स्थित था। अब इसके कुछ साक्ष्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इसके या मोहनजोदड़ो में से क्या क्या साक्ष्य मिले जो हमारे एग्जाम के रूप से इम्पोर्टेंट हो, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, जिस प्रकार हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत थी हड़प्पा के अन्नागार, इसी प्रकार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हम यहाँ से सीधा लिख देंगे, सबसे बड़ी इमारत। तो ये भी हो जाएंगे क्या मोहनजोदड़ो के अन्नागार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अन्नागार। अब और आगे हम देखें तो दूसरा जो या सबसे बड़ा जो मोहनजोदड़ो का स्थल था वो था सार्वजनिक स्नानागार, स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। अब देखो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है यूं तो, लेकिन सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या हो जाएगी, जो ग्रेट बाथ है या सार्वजनिक स्नानागार है वो हो जाएंगे। और फिर इसको जॉन मार्शल ने सार्वजनिक स्नानागार या ग्रेट बाथ को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक या अजूबा का, हम कह सकते हैं तत्कालीन विश्व का
आश्चर्यजनक। जिस प्रकार हमारे वर्तमान में अभी जैसे ताजमहल है तो 7 वंडर्स के अंदर आता है कि वर्ल्ड में, मतलब जो 7 अजूबे हैं उसमें हमारा ताजमहल उनमें से एक है। उसी प्रकार जो जॉन मार्शल ने कहा था कि जो सार्वजनिक स्थल या गृह बात बने हुए हैं मोहनजोदड़ो का, वो उस समय के तत्कालीन जो विश्व था उसमें कहा गया कि ये एक अजूबा है या फिर आश्चर्यजनक है। तो ये सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा। और फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, मातृ देवी की मूर्ति, जिससे ये पता चलता है, जैसे हालांकि हम ये पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, वहाँ पे परिवार जो थे मातृसत्तात्मक परिवार थे। तो इससे पता चलता है वहाँ की मातृसत्तात्मक परिवार प्रणाली के बारे में पता चलता है। और इस प्रकार हमने सबसे बड़ी जो इमारत थी वो पढ़ी मोहनजोदड़ो के अन्नागार है। और सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो ग्रेट बात या सार्वजनिक जो स्नानागार है वो सबसे बड़ी इमारत होगी अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक रूप से। और जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का अजूबा कहा है। अब आगे हम देखते हैं, कुछ साल से और पढ़ लेते हैं मोहनजोदड़ो में से, वहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर आते हैं पशुपतिनाथ या आदित्य शिव बोलते हैं इसको, के नाम से भी जाना जाता है। ये उनके प्रमुख देवता थे, उनकी पूजा की जाती है मोहनजोदड़ो के लोगों द्वारा। यहाँ पे पशुपति की मोहर है, जिससे पशुपति की मोहर पर पशुपति या पशुपति शिव जो थे, आद्य शिव थे, उनकी आकृति थी उनपे। और कांसे की नृत्य की मूर्ति, पहले मातृदेव की मूर्ति मिली, फिर कांसे की नृत्य की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और हम जब भी थोड़ा पीसीएस के बारे में या आरएस के बारे में या यूपीएससी या जो कहते हैं ना सिविल सर्विसेज की तैयारी में पढ़ते हैं, तो जब भी हमें एक अगर बड़ा क्वेश्चन मिल जाते हैं मूर्ति कला पे लिखना, या प्राचीन भारत के कहा जाता है कि मूर्ति कला का विकास किस प्रकार हुआ, तो अक्सर हम मध्यकालीन भारत से ही शुरू कर देते हैं या फिर मौर्य काल से ही शुरू कर देते हैं प्राचीन भारत में भी, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता तक नहीं पहुंच पाते। जबकि मूर्ति कला है या नृत्य, ये मूर्ति की जो मूर्ति कला विकसित हुई है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में उसके अवशेष मिलते हैं, ये हम ले गए यहाँ पे नृत्य की मूर्ति है। तो शायद हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए, तो शायद हमें एक अच्छा आंसर या बेहतर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद एक मोहनजोदड़ो से दाढ़ी मूंछ से युक्त एक जो मूर्ति मिली थी, दाढ़ी मूंछ से युक्त मूर्ति मिली थी, जिसे मंगोलियन पुजारी का नाम दिया गया था। मंगोलियन पुजारी की संज्ञा दी गई थी। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी मूंछ से युक्त मूर्ति मिली थी। आपको पता होगा कि जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, जब उसके बाद ही 2015-16 की बात है, उस समय एक सोशल मीडिया पे बहुत ये जो मूर्ति थी या मंगोलियन पुजारी की मूर्ति थी वो ही वायरल हो रही थी कि मोदी जी का तो उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है, वहाँ के अवशेषों में भी मोदी जी, क्योंकि मोदी जी दाढ़ी रखते हैं और ये भी एक दाढ़ी युक्त वो थी। तो वो इस माध्यम से मैं याद दिलाना चाहूँगा, तो शायद आपको याद रहेगा लंबे समय तक कि ये जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में मिली थी और बहुत वायरल भी हुई थी। और इसके बाद हम देखें तो ये पाषाण की मूर्ति थी, तो पाषाण की मूर्ति थी। फिर महाविद्यालय भवन के भी अवशेष मिले, हम कह सकते हैं महाविद्यालय भवन के अवशेष मिले यहाँ से मोहनजोदड़ो से। और महाविद्यालय भवन के साथ ही यहाँ से हाथी के कपालखंड भी कह सकते हैं, हाथी का कपालखंड के साथ से मिले। फिर तांबा गलाने की गट्टी, तांबा गलाने की भट्टी के साथ से भी यहाँ से मिले हैं।
और कपास, सूती वस्त्र, यहाँ लिख सकते हैं कपास या सूती वस्त्र के उल्लेख हैं, वो भी हमारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और कपास की खेती जो सर्वप्रथम थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में की जाती थी। इसीलिए तो यूनानी जो यूरोपियन थे हमें सिंडन कहते थे, कपास की खेती करने के लिए भारतीयों को सिंडन नाम दिलाता है। भारतीय जो खेती करते थे कपास की, इसलिए उनको सिंडन कहा जाता था। तो इस प्रकार हमने आज मोहनजोदड़ो भी कंप्लीट कर लिया है। सिंधु पहले हमने आज के हमारे वीडियो में हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कंप्लीट कर दिया है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में जाना। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।